हेलो एंड वेलकम। द फिजिक्स चैनल इज बैक और इस बार हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स की मोशन वाला टॉपिक। इसका लास्ट एप्लीकेशन हम यहाँ मेन कर रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक चार्ज पार्टिकल की मोशन एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहाँ एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और ऐसे रीजन ऑफ स्पेस में एक चार्ज पार्टिकल को हमने रेस्ट पे रिलीज किया है। रेस्ट से इसकी मोशन स्टार्ट होती है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न में चलता है। तो ये जो मोशन है इसकी हम स्टडी करेंगे और ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है, ये जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, इसमें काफ़ी लंबी कैलकुलेशंस हैं। आप देखोगे कि ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशंस वाला प्रॉब्लम है और इस वजह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये आपके इंटरेस्ट का सिर्फ तभी है जब आप जेईई एडवांस्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं या फिज़िक्स में आपकी स्पेशल इंटरेस्ट है। नीट एग्ज़ाम या जेईई मेन एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन आपके इंटरेस्ट की नॉर्मली नहीं है, अनलेस कि आपको फिज़िक्स में कोई स्पेशल इंटरेस्ट है। तो दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज़ मेंट ओनली फॉर दोज जिनका फिज़िक्स में कोई स्पेशल इंटरेस्ट है या उनको जेईई एडवांस्ड एग्ज़ाम देना है। तो आइए लेट अस टेक अप दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो इसमें ऐसा है कि ये आप देख ही रहे हो एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। हमने ओरिजिन पे अपना चार्ज पार्टिकल रिलीज किया है। अब वो चार्ज पार्टिकल इन दोनों के इन्फ्लुएंस में चलेगा। उसकी मोशन कैसी होने वाली है ये हम स्टडी करेंगे। अब देखो, एक बात तो तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो उसकी फोर्स वाई डायरेक्शन में ही रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब जेड डायरेक्शन में नेट फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड जो है उसकी फोर्स तो वाई डायरेक्शन में है तो उसका जेड कंपोनेंट ज़ीरो है। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका ये खुद जेड डायरेक्शन में हो और इससे हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर रहेगी। तो जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अगर पार्टिकल को ओरिजिन पे आप रिलीज कर रहे हैं तो वो एक्स वाई प्लेन में ही चलेगा। अब एक्स वाई प्लेन में उसका कैसा पाथ होगा, क्या उसकी वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ आएगा, ये हम स्टडी कर लेते हैं। कुछ टाइम के बाद मान लीजिए ये पार्टिकल कुछ रैंडम मैंने ऐसे कुछ पाथ दिखा दिया, इस पाथ पे चलते हुए यहाँ आ गया है और यहाँ पहुँचकर इसकी जो वेलोसिटी है वो आ गई है v और इस v का एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है, vx dy। तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इसको मैं अगर वेक्टोरियली एक्सप्रेस करूं या एनालिटिकल फॉर्म में वेक्टर्स की एक्सप्रेस करूं तो ये आ जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया है। अब जो इसके ऊपर फोर्स आएगी पार्टिकल के ऊपर वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स क्या आएगी, Q इंटू E और ये तो है y डायरेक्शन में j कैप प्लस Q इंटू ये V Vx I कैप प्लस Vy j कैप क्रॉस ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि है B K कैप। तो ये फोर्स इस पार्टिकल पर अब लगने वाली है। अब जरा हम x और y कंपोनेंट्स इसके अलग कर लेते हैं। q e j कैप प्लस q vx b i कैप क्रॉस k कैप। i कैप क्रॉस k कैप आ जाएगा माइनस ऑफ j कैप। फिर q vy b
और इस बार जे कैप क्रॉस के कैप वो हो गया प्लस जे कैप क्रॉस के कैप, ये हो जाएगा आई कैप। तो अब जो नेट फोर्स इस पार्टिकल पर आ रही है, ये फोर्स कितनी बनी देखिए, ये फोर्स बन जा रही है Q वी वाई बी आई कैप प्लस Q E माइनस Q वी एक्स बी जे। ये फोर्स पार्टिकल पर आ गई है। ये नेट फोर्स अब इस पार्टिकल पर एक्ट कर रही है। ये इसका x कंपोनेंट है, ये इस फोर्स का y कंपोनेंट है। तो अब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके इसकी मोशन इक्वेशंस हम लिख लेते हैं। देखिए ये मोशन की इक्वेशंस कैसे बनेंगी। ये है x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ मास इनटू x component of acceleration, that is dvx by dt। ये किसके बराबर आ गया, q v y b, q v y b। और ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। y डायरेक्शन के लिए भी ऐसे ही इक्वेशन बना लेते हैं। ये देखो y कंपोनेंट ऑफ फोर्स ये रहा, तो x कंपोनेंट ये था, इसके लिए ये इक्वेशन बन गई है। y कंपोनेंट के लिए बनाते हैं m इंटू डी वी वाई बाई डी टी, इट इज इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू वी एक्स बी। ये दूसरी इक्वेशन बनी हमारी। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं इस पार्टिकल की मोशन के लिए। दोनों इक्वेशंस में अब दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनमें 3 वेरिएबल्स हैं। ये सिचुएशन शायद आप लोगों ने कभी मैथ्स में भी नहीं देखी होगी, शायद ना देखोगे। ये केवल फिजिक्स में इस प्रॉब्लम में आप इस तरह का मैथमेटिक्स हैंडल कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारी 2 इक्वेशंस हैं, राइट। अब इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करते हैं दूसरी इक्वेशन को, क्योंकि दूसरी इक्वेशन जो है इसमें ये डी वी वाई बाई डी टी है और इधर वी एक्स है, और पहली इक्वेशन में डी वी एक्स बाई डी टी है। तो अगर हम एलिमिनेशन करना चाहें तो हमें डी वी एक्स बाई डी टी चाहिए। यहाँ से डी वी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट करके उसे यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में से डी वी एक्स बाई डी टी एलिमिनेट हो पाएगा। तो यहाँ फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो कीजिए m इंटू डी स्क्वायर वी वाई बाय डी टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे इसका डेरिवेटिव 0 माइनस क्यू बी इंटू डी वी एक्स बाई डी टी। यहाँ से ये जो डी वी एक्स बाई डी टी है ये आप निकाल लीजिए, इधर सब्सटीट्यूट कीजिए। क्या मिलेगा, डी वी एक्स बाई डी टी यहाँ से क्या आ रहा है, डी वी एक्स बाई डी टी आ रहा है माइनस एम बाई क्यू बी इंटू डी स्क्वायर वी वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये आ रहा है। करेक्ट, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो अब जरा देखें कि ये इधर सब्सटीट्यूट करने से हमें क्या मिलता है। m डी वी एक्स बाई डी टी माइनस एम बाई क्यू बी इंटू डी स्क्वायर वी वाई बाई डी टी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू क्यू बी इंटू वी वाई। रीऑर्गेनाइज कीजिए इक्वेशन को, डी स्क्वायर वी वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये कितना आया, माइनस क्यू बी बाई एम का होल स्क्वायर इंटू वी वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। आप आराम से देख पा रहे हो, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब वैसे तो आप देखें
तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके मैथ्स के सिलेबस में भी नहीं है. इवन इन मैथ्स in up to class 12 you only handle first order differential equations. तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी है कि इसका सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी मालूम है. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑलरेडी आप जानते हैं. कैसे जानते हैं? आप लोग मोस्टली शायद सोच रहे हैं कि ये हमें तो नहीं मालूम, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मालूम है. आप लोगों को SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन याद होगी. वो होती है d²x/dt² इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. अब x की जगह यहाँ vy को इमेजिन कर लीजिए. तो क्या ये वही SHM वाली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? d²x/dt² इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x की जगह यहाँ vy आ गया है बस. तो सॉल्यूशन भी बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा. तो अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने के लिए और फर्दर डिस्कशन करने के लिए आई नीड सम स्पेस. तो मैं बोर्ड का लेफ्ट हाफ इरेज करता हूं और कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू करता हूं. अब देखो, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के डिस्कशन में ये कई बार होने वाला है. तो बोर्ड का एक हाफ मल्टीपल टाइम्स इरेज होगा. ये इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं. और अब इस इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं. तो Vy क्या आएगा? अब SHM वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? SHM वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू a, जो कि x की मैक्सिमम वैल्यू है, इंटू साइन ओमेगा t प्लस 5. तो यहाँ a की जगह क्या? Vy की मैक्सिमम वैल्यू. यहाँ Vy के टर्म्स में इक्वेशन बनी है ना. तो Vy इज इक्वल टू Vy की मैक्सिमम वैल्यू इंटू साइन ओमेगा t प्लस 5. तो लिखा जाए ये वाली इक्वेशन को यहाँ, ये Vy इज इक्वल टू Vy की मैक्सिमम वैल्यू Vy नॉट इंटू साइन ओमेगा. अब देखो, ये वाली जो इक्वेशन हमारी थी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ये है ओमेगा स्क्वायर. तो साइन ओमेगा टी हमें लेना है. तो ओमेगा है QB/m इंटू टी प्लस 5. ये 5 एक अननोन फेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये बिल्कुल SHM वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे है. तो इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल ही SHM वाली ही डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा ये आया है. तो इस सॉल्यूशन से अब हम फर्दर काम करेंगे. देखिए, इस पर हम क्योंकि इसमें हमें Vy नॉट और फाई दोनों ही मालूम नहीं है, तो इस पर थोड़ा काम करके हम फाई पहले पता लगा लें. तो एट टाइम इक्वल टू 0 टाइम पे Vx Vy दोनों 0 थे. पार्टिकल रेस्ट पे रिलीज किया गया था. तो एट t इक्वल टू 0 क्या है? Vy शुड बी 0, है ना. तो यहाँ 0 पुट किया, Vy नॉट इंटू साइन 5. तो क्या साबित हुआ? साइन 5 0. साइन 5 0, तो इसका मतलब 5 0. तो कुछ तो हमारे लिए रास्ता आसान हुआ. Vy आया Vy नॉट साइन QBT/m. ये Vy आया. याद रहे, Vy नॉट हमें अभी भी मालूम नहीं है. तो इसे अभी मालूम करने वाले हैं हम आगे की कैलकुलेशंस में. तो अब देखिए, ये Vy नॉट आया. अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, dVy/dt निकाल लीजिए, और इस dVy/dt को फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है. तो यहाँ से dVy/dt ये क्या आ रहा है? Vy नॉट साइन का डेरिवेटिव cos QBT/m इंटू QB/m. ये आया.
डी वी वाई बाई डी टी को यहाँ सब्सटीट्यूट करो, राइट, और इस इक्वेशन को बोल देते हैं, वो 1 2 थी, ये 3 थी, तो ये डी वी वाई बाई डी टी 2 में सब्सटीट्यूट करो, क्या आया, ये आया m इंटू दिस क्यू बी वी वाई नॉट बाई m इंटू कॉस क्यू बी टी बाई m इज इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू बी वी एक्स। ये आया, ये हमें मिला। अब इसमें ये m कैंसिल हो गया, क्यू बी से थ्रू आउट डिवाइड कर लीजिए, क्या मिला, वी वाई नॉट कॉस क्यू बी टी बाई एम इज इक्वल टू ई बाई बी माइनस वी एक्स। यहां से हमें वी एक्स मिल रहा है, ये इस इक्वेशन में मैंने क्यू बी से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, ये मिला, ये मिला वी एक्स। ओके, तो अब याद रखिएगा इक्वेशंस 1 2 और 3 क्या क्या थी, इनकी बार बार रेफरेंस आने वाली है। अब यहां से वी एक्स मैं निकाल लेता हूं, ये वाला पोर्शन इरेज करके, तो इधर से मुझे वी एक्स मिल जा रहा है, ये कितना मिला, वी एक्स इज इक्वल टू ई बाई बी माइनस वी वाई नॉट कॉस क्यू बी टी बाय, तो ये मुझे वी वाई मिला था, यहाँ वी एक्स मिला है, इसे इक्वेशन 4 बोल देते हैं। अब इस इक्वेशन पर थोड़ा सा हमें काम करना होगा। देखिए एट t इक्वल टू 0 अगेन वी एक्स भी 0 है, तो यहाँ t को 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ये 0 इक्वल टू ई बाई बी माइनस वी वाई नॉट, 0t होने पर ये cos 1 हो जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया खबर हमारे लिए, वी वाई नॉट ई बाई बी के इक्वल आ गया है। तो अगर वी वाई नॉट ई बाई बी के इक्वल आ गया है, तो अब हमें वी वाई और वी एक्स प्रॉपरली पता चल गए हैं। तो वी वाई क्या आया, ये मैं रेड कलर से हाईलाइट करके इधर कोने में लिख देता हूँ, क्योंकि इसका रेफरेंस अब आगे होना है। तो वी एक्स क्या आया जी, वी एक्स आ गया है ई बाय बी इंटू 1 माइनस कॉस क्यू बी टी बाय एम, और वी वाई ये क्या आया है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं यहाँ, वी वाई क्या आया है, वी वाई आया है, ये वी वाई नॉट इज ई बाय बी, अभी अभी पता चला, तो ये ई बाय बी साइन क्यू बी टी बाय एम। ये हमें दो इक्वेशंस मिली हैं, इनमें हमें वी एक्स और वी वाई मिल गए हैं, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, काम अभी कंप्लीट नहीं है। अभी पाथ पता लगाने के लिए तो हमें एक्स और वाई पता लगाने हैं एज फंक्शंस ऑफ टाइम, करेक्ट। तो वो रेड कलर में जो लिखा है उसका अभी इस्तेमाल होना है, उसको छोड़कर बाकी का बोर्ड पूरा मैं इरेज कर देता हूं, इसकी अब जरूरत पड़ने वाली है आगे की कैलकुलेशंस के लिए। तो देखिए ये हम बोर्ड पर जगह बना लेते हैं बाकी कैलकुलेशंस के लिए। इन इक्वेशंस की, जो ये पहले वाली इक्वेशंस थी, इनकी अब जरूरत नहीं रही है, इसके आगे काम करना है। तो देखिए यहां ये वी वाई जो है ये है डी वाई बाई डी टी, राइट। वी वाई ये क्या है, डी वाई बाय डी टी।
और ये कितना e बाय b साइन QBT बाय m। dy क्या आएगा e बाय b साइन QBT बाय m इंटू dt। कीजिए इंटीग्रेट 0 to y 0 to t, तो ये तो आ गया y, इधर आएगा e बाय b साइन QBT बाय m का इंटीग्रल cos QBT माइनस डिवाइडेड बाय QB बाय m, ये आ गया। ऑफ कोर्स लिमिट 0 to t अभी ये इंप्लीमेंट होनी है, तो y क्या आएगा, ये आ गया me बाय QB स्क्वायर माइनस cos QBT बाय m माइनस cos 0 1, माइनस साइन को ब्रैकेट में भेज दीजिए, y आ गया me बाय QB स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos QBT बाय m, राइट। तो यू गॉट y नाउ। y जो है ये टाइम का फंक्शन आ गया है, x बाकी है, x पर भी काम हो जाए। ये देखिए vx क्या e बाय b, या vx को लिख लेते हैं dx बाय dt, यह है e बाय b माइनस cos QB बाय m इंटू t। dt यहां लाइए, dx इज e बाय b इंटू dt माइनस cos QB बाय m t dt, इधर e बाय b भी आ जाएगा, करेक्ट। लेट्स फोकस ऑन दिस कैलकुलेशन। तो अब इंटीग्रेट करिए, तो dx का लिया इंटीग्रल 0 to x, इधर e बाय b तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt का इंटीग्रल 0 to t माइनस e बाय b cos QB बाय m इंटू t dt, ये इंटीग्रल 0 to t, इधर आया x e t बाय b माइनस e बाय b, और ये इंटीग्रल cos का इंटीग्रल क्या आता है जी, cos का इंटीग्रल आ जाता है प्लस साइन QBT बाय m 0 to t। 0 आने पर तो साइन 0 हो जाता है, केवल इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो x क्या आया e बाय b इंटू टी माइनस e बाय b साइन QBT बाय m। तो ये हमें x फाइनली मिल गया, तो x भी मिल गया, y भी मिल गया, करेक्ट। अब फर्दर रेफरेंस के लिए, अब वैसे तो सवाल तो हमने हल कर लिया है, x और y हमने एज फंक्शंस ऑफ टाइम पता लगा लिए हैं। ज़रा पाथ ग्राफिकली एक बार नज़र डाल लें कि ये कैसा पाथ फाइनली आया है, राइट। तो उसके लिए मैं रेफरेंस के लिए x और y की वैल्यूज़ को यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए क्या क्या है x एंड y, ये वैल्यूज़ इधर रखे हैं। तो x is e by b into t माइनस e, इंटीग्रेट करने में शायद एक भूल हो गई है यहाँ, इसको करेक्ट कर देते हैं। यहाँ QB बाय m, इससे डिवाइड करना हम भूल गए थे, अब ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर भी इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, ME
बाय क्यू बी स्क्वायर साइन क्यू बी टी बाय एम। ये तो है x और y क्या है, y को भी देख लीजिए, ये है एम ई बाय क्यू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस क्यू बी टी बाय एम। तो अब जो ये पाथ इसका बनेगा उस पाथ को भी हम ड्रॉ करके देखेंगे। इन सब कैलकुलेशंस को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इनको इरेज करने वाला हूं, केवल इन दो का इस्तेमाल करके पाथ का मैं इलस्ट्रेशन करूंगा। तो बहुत समय इस पर नहीं लगाएंगे, जिन लोगों का मैथ्स काफी स्ट्रांग है वही ये पाथ गेस कर पाएंगे। देखिए क्या पाथ बनता है। तो ये पाथ जरा डिस्क्राइब कर लिया जाए, कैसा पाथ है। ये रही हमारी y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ये y ये x। अब देखिए टाइम के साथ x स्टेडली बढ़ भी रहा है और x के अलोंग ये ऑसिलेटरी कंपोनेंट भी है। y में प्योरली ऑसिलेशन है और y की मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू y की जो है वो आ जाएगी 2me बाय क्यू बी स्क्वायर। ये आप आसानी से यहाँ देख सकते हो। y की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये cos -1 हो जाए। तो 1 माइनस -1 ये 2 हो जाएगा, तो ये y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और यहाँ पर y की जो वैल्यू 0 आती हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आती है पाई एम ई बाय क्यू बी स्क्वायर, फिर 2 पाई एम ई बाय क्यू बी स्क्वायर। ये y की इन पॉइंट्स पर y की वैल्यूज 0 आएंगी। वो ऐसे हमने अंदाजा लगाया है कि y की वैल्यू जब 0 आ रही है तो इसका मतलब cos जो है वो है +1, और जब cos +1 है तब sin 0 है। तो उन वैल्यूज पर उन टाइम की वैल्यूज पर मैंने ये x यहाँ से कैलकुलेट किया है। दीज आर द वैल्यूज आई गेट। तो अब ये पाथ जो आता है ये कुछ ऐसा आता है। y में भी ऑसिलेशन है, x में भी है, पर x स्टेडीली इंक्रीज भी हो रहा है। ये जो पाथ होता है, इस पाथ का एक स्पेसिफिक नाम है, इसे हम कहते हैं साइक्लॉइड। और ये साइक्लॉइड क्या होता है, इसका एक बड़ा सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है कि अगर एक बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तो इसका जो ये लोएस्ट पॉइंट है, ये प्योर रोलिंग करते हुए बॉडी आगे जा रही है, तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है इसको ट्रेस करते चले जाओ, तो इसका जो पाथ होगा ये एक साइक्लॉइड होगा। तो ये साइक्लॉइड पाथ है और इसमें y की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज मैंने शो कर दी हैं और x कैसे स्टेडीली इंक्रीज होता चला जा रहा है टाइम के साथ, वो भी शो कर दिया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इवन आई डेयर से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी। इसमें मैथमेटिक्स बड़ा लंबा है, इसलिए इस प्रॉब्लम का किसी भी एग्जाम में, इवन जेईई एडवांस्ड में आने का भी चांस बहुत कम है। I have covered this problem for the fun of it, for the love of physics, for the love of this kind of mathematics. So ये वाला वीडियो हम यहीं रोकते हैं। I hope आपको ये डिस्कशन और ये मोशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो जिनको मैथ्स में, फिजिक्स में इंटरेस्ट है,
प्राइमरली उनके लिए वीडियो था। ये किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, इवन जेईई एडवांस्ड के लिए भी इसकी रेलेवेंस काफ़ी लिमिटेड ही है, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन जिसको हमें डिस्कस करने में आधा घंटा लग गया, ये आने की चांस कम है, क्योंकि इट्स ऑल प्योर कैलकुलेशन। ऐसा नहीं है कि इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें डिस्कस हुई। तो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा चांस कम ही होता है इवन जेईई एडवांस्ड में भी आने का। तो keep loving this channel, keep showing your love for this channel, keep encouraging me, and I'll be back with another video now on angular momentum and its conservation and related ideas. That happens in our next video. Bye bye for now.